हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो तरीके से क्वेश्चन। एक तो जो सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो आपका एग्ज़ाम होगा, और जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है कि एमकॉम जो 4th सेमेस्टर रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी रखें, क्योंकि 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का भी MCQs होगा, ठीक है। तो आप अपनी MCQs के हिसाब से भी प्रिपरेशन रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहुँचे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए और वहाँ आपको बुकलेट मिल जाए। तो आप ये MCQs ही पढ़ते जाइएगा, है ना। जितनी भी मेरी चैनल पे मैंने लिंक्स दे रखे हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में पता लगा ऑब्जेक्टिव बुकलेट मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया कि रेगुलर के बच्चों को सब्जेक्टिव ही आपका पेपर आएगा। इसलिए MCQs का तो न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है। फिर भी 1-2 दिन में जैसे ही मेरे को पता लगेगा तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मेरा चैनल नेम याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट विजिट करते रहिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के मतलब की। तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरा, जो लोग TGT, PGT और NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है कि क्वेश्चन बैंक ऑफ कॉमर्स MCQs फॉर NTA नेट, PGT, TGT, तो उसमें मिसलिनियस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो वो आपको मिलेंगे। अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं उस पर। तो आपको जो है 400 से 500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक दे दिया जाएगा। केवल 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे। आप नेट बैंकिंग से मेरे अकाउंट नंबर में पैसे डिपॉजिट करा देंगे तो आपको लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस तक का एक MCQs बैंक मिल जाएगा, आपका क्वेश्चन बैंक। और दूसरा, आप सीसस यूनिवर्सिटी के आर्ट साइड या कॉमर्स साइड का अगर आप कोई पेपर चाहते हैं तो 10 रुपीज़ आपसे पर ईयर के लिए जाएंगे और आपके उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा वो पेपर, ठीक है। मीडियम मेंशन करना जरूरी है कि हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए। चलिए, तो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो का मैं आपसे पार्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। कल मैंने 2 पार्ट डिस्कस कर दिए थे, तो आज पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। SIP की फुल फॉर्म बताइए। तो वो है आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। देश में वर्तमान में देश की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी है? तो वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी है तो वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? याद रखिएगा, अमेजन है, ठीक है। अगर वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी पूछा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट आंसर देना है आपको, ठीक है। और देश की अगर ई-कॉमर्स कंपनी पूछे जो सबसे बड़ी कौन सी है तो वो अमेजन आपको देना है वहाँ पर आंसर, ठीक है। अमेरिका की ये कंपनी है। और भारत की अगर सबसे बड़ी कंपनी आपसे पूछा जाए तो तीनों ही क्वेश्चन इसमें दे दिए, तो वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभूति समूह संशोधन और मूल्यांकन प्रतिभूति समूह प्रबंधन में अवस्था है। तो वह बिल्कुल सही बात है। प्रतिभूति समूह रणनीति है, तो दोनों ही है। सक्रिय प्रतिभूति समूह रणनीति भी है और निष्क्रिय प्रतिभूति समूह रणनीति भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, A और B दोनों। वाणिज्यिक प्रपत्र है तो वो होता है आरक्षित प्रतिज्ञा पत्र। वित्तीय विलेख पर लाभांश अदा करना विशेषता है तो वो होती है इक्विटी शेयर्स की समतांश की। प्रतिभूति समूह प्रबंधन क्रियाओं में सम्मिलित है तो संपत्तियों की पहचान, संपत्तियों के भागों का निश्चय करना और प्रतिभूति चयन, ये सभी है ना। एक लेन देन जिसमें एक व्यवसाय अपने प्राप्तियों को छूट पर किसी तीसरे पक्ष यानी फैक्टर को बेचता है तो वो कहलाता है, तो उसे हम फैक्टरिंग कहते हैं, ठीक है। प्रथम डैश मान्यताएं वे हैं जो कुशल बाजार परिकल्पना में अंतर्निहित हैं, तो वो होती है 3। प्रतिभूति विश्लेषण में सम्मिलित है तो भौतिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दोनों ही सम्मिलित होते हैं।
निम्नलिखित कारकों में से कौन स्कंद बाजार की क्रिया का नेतृत्व करता है? तो होता है मुद्रा आपूर्ति। कंपनी विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता? औद्योगिक नीति विश्लेषण का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्कंद विपणि से राष्ट्र को मिलने वाले लाभ हैं? तो राष्ट्र की पूंजी का सदुपयोग, देश के औद्योगिक विकास में सहायक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। इनसाइडर ट्रेडिंग करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने का अधिकार किसको है? तो वो सेबी को होता है, ध्यान रखेंगे। पोर्टफोलियो के चयन हेतु मार्कोविज दृष्टिकोण में जोर दिया गया है, तो वो जोखिम और प्रत्याय विश्लेषण पर दिया गया है। डैश आधुनिक प्रतिभूति समूह सिद्धांत का पिता समझा जाता है? मार्कोविज को। निम्नलिखित इनमें से कौन सा एक विनियोग का विकल्प नहीं है? दान देना। बुक बिल्डिंग का प्रबंध मुख्यतः, ऑप्शन डी सही है, कि अग्रणी प्रबंधक एवं बुक रनर द्वारा। भुगतान में चूक जोखिम डैश में कमी होती है, तो वो होती है ट्रेजरी बिल्स। अगर अंश 100 से कम परिमाण में बेचे जाते हैं तो इसे कहते हैं विषम मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग क्षेत्र गणितीय एवं सांख्यिकीय मॉडल के प्रयोग पर निर्भर करता है? तो वो होता है पोर्टफोलियो प्रबंधन। सार्वजनिक प्रोविडेंट फंड खाता कितने समय के लिए खोला जाता है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 15 वर्ष के लिए। निक्षेपकार कार्य निर्वाहक है, तो निक्षेपागार प्रतिभागी, समाशोधन निगम और रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये सभी के लिए, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। सूचकांक बाजार की वास्तविक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, बिल्कुल सत्य है ये बात। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मुंबई की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी सन 2003 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को निम्न में से किस विधान द्वारा किया गया? तो ये ध्यान रखना आप व्यूवर्स कि ये डेट आती है कि सेबी का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था, तो आपको 12 अप्रैल 1988 याद रखना है। एक्चुअली ईयर तो मोस्टली स्टूडेंट्स को याद रहता है 1988, लेकिन 12 अप्रैल की डेट याद नहीं रहती, तो आपको याद रखना है, ठीक है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ था। तो इसका आंसर है अंतरिम प्रशासनिक आदेश। डिमेट प्रक्रिया अपनाने में तेजी का कारण है, तो तीनों ही हैं कि अनिवार्यता का अनुपालन, इसके साथ जुड़े लाभ और प्रतिभूतियों में व्यवहार। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में विनियोगकर्ता की परिस्थितियों में परिवर्तन का कारण कौन सा नहीं है? तो बी की वैधानिक प्रतिफल में परिवर्तन। स्कंद विपणि का कार्य पूंजी को क्या प्रदान करता है? तरलता। पूंजीगत संपत्ति मूल्यांकन मॉडल का विकास किया गया था किसके द्वारा? WFF शार्प के द्वारा, ठीक है। RA स्मॉलर देन RC वाली फर्मों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें गिरती हुई फर्म कहा जाता है। मार्कोविज मॉडल का दूसरा नाम क्या है? तो वो है पुल कोवेरियंस मॉडल। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुल कोवेरियंस मॉडल। परंपरागत विधि, शुद्ध उपाय विधि और शुद्ध परिचालन आय विधि के मध्य की विधि है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। जोखिम युक्त संपत्ति का बीटा है, वो होता है बिल्कुल 0। सेबी द्वारा कंपनियों के विषय में, उनकी उपलब्धियों आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रति रिपोर्ट कितनी फीस निर्धारित की गई है? 10,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन संपत्तियों के जीवन चक्र थ्योरी से संबंधित नहीं है? करारोपण। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है ना, सेबी, जो कि शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 को।
सेबी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कितने निर्गमन अभिकर्ताओं को वंचित किया गया? एक कंपनी का भुगतान 80% है तो इसका प्रतिधारण अनुपात होगा 20%। ऋण पत्रों के अभिगोपन कमीशन की अधिकतम दर कितनी होती है? ध्यान रखना, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो वो होती है आपकी 5%। फरवरी 2004 में यूटीआई को सेबी द्वारा कितनी योजनाओं को बंद करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है? 7। एनएसई निफ्टी में कितनी कंपनियां हैं? 5। भारत में क्रेडिट रेटिंग बाजार में कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? तो इसमें भी 5 कंपनियां हैं। बाजार प्रत्याय प्रमाप 15 है। एक्स स्टॉक की प्रत्याय 25% है, तो जोखिम रहित ब्याज दर 5% है। एक्स स्टॉक का जोखिम प्रीमियम है तो वो होगा 20। ट्रेनर सूचकांक के अनुसार एक खड़ी ढाल संकेत देगी। सी, कोष बाजार के प्रति संवेदनशील है। शीर्ष सूचकांक ऐसे निधियों को उच्च मूल्य प्रदान करता है जिनके हैं, ऑप्शन सी, उच्चतर जोखिम समायोजित प्रत्याय। ट्रेनर सूचकांक में विधि का निष्पादन आश्रित होता है, तो सी ऑप्शन सही है, जोखिम प्रीमियम और बीटा भुगतान। जेनसेन का निष्पादन सूचकांक किसको महत्व देता है? वो प्रबंध की भविष्यवाणी करने की योजना को महत्व देता है। बाजार प्रत्याय 20% है, जो जोखिम प्रत्याय 7% है। कोष का बीटा गुणांक 1.2 है, इसके प्रत्याशित प्रत्याय क्या है? तो वो है 22.6। प्रतिभूति समूह का जोखिम प्रीमियम 12% है। बाजार और कोष के प्रत्यायों के प्रमाप विचलन 4 और 3 है। कोटा का बीटा मूल्य 1.5 है, तो ट्रेनर सूचकांक है तो वो होगा 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूचकांक बाजार की वास्तविक प्रकृति को दर्शाते हैं, तो ये भी जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख भूमिका डैश के रूप में होती है, तो वो होती है पूंजी निर्माण। S&P CNX निफ्टी कितने स्टॉकों की चाल दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 50 स्टॉकों की। IPO जिसका पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना, तो IPO के प्रवर्तकों का अंशदान कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो वो निर्गमन आकार का 20%। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम कम करने का उपाय है? तो वो है विविधीकरण। निम्नलिखित में कौन सा विनियोग नहीं है? तो वो है धर्मार्थ संस्थाओं को चंदा, ये विनियोग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। जो भी ट्रस्ट के होते हैं, है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट के, अगर उनको हम डोनेशन देते हैं तो वो विनियोग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। एक आदर्श विनियोग प्रस्ताव का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व पर ध्यान देना चाहिए? तो तीनों ही तत्व पर देना चाहिए कि कानूनी संरक्षण पर भी, पूंजी में वृद्धि पर भी और दृश्य स्वरूप पर भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी है सभी। सभी अंडे एक टोकरी में मत रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है विविधता का सिद्धांत। स्कंद विपणी बाजार में सूचीयन की आवश्यकता नहीं है, तो अस्थगित अंशों के लिए। यदि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में 50% क्षमता अंश, है ना, इक्विटी शेयर, और 50% राष्ट्रीय बचत पत्र हैं, तो वह है, तो वो होगा जोखिम सतर्क निवेशक। अच्छी साख वाली कंपनी का ऋण पत्र निर्गमन सफल होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। IPO ग्रेडिंग ऐच्छिक होती है, तो ये असत्य कथन है, ध्यान रखेंगे। बॉन्ड्स निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के होते हैं? तो जो अशोधनीय बॉन्ड्स होता है ना, ये इस प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। निवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्न का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले होता है
निवेश नीति का निर्धारण, फिर होता है निवेश मूल्यांकन एवं विश्लेषण, और फिर होता है आपका पोर्टफोलियो निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन एक वित्तीय संपत्ति नहीं है? तो डाकघर, राष्ट्रीय बचत पत्र। नवीन पत्रों के विक्रय की व्यवस्था करने वाले पेशेवर व्यक्तियों को कहा जाता है, तो उन्हें हम विनियोग बैंकर्स कहते हैं। कंपनी समापन की स्थिति में सर्वप्रथम भुगतान योग्य प्रतिभूति है, तो वो होती है डिवेंचर्स, ऋण पत्र। ध्यान रखना, जब भी कंपनी समाप्त होती है तो उस स्थिति में जो डिवेंचर्स होते हैं वो ही भुगतान योग्य सर्वप्रथम सिक्योरिटी होती है। प्रविवरण के माध्यम से सार्वजनिक निर्गमन की विधियों में शामिल है, तो तीनों शामिल हैं, मध्यस्थों के माध्यम से विक्रय और प्रत्यक्ष विक्रय और अभिगोपनकर्ताओं के माध्यम से विक्रय। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कौन सी कंपनी भारत में इक्विटी संस्कृति को फैलाने के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस इंडस्ट्री। पोर्टफोलियो प्रबंध का सिद्धांत है, तो तीनों ही हैं कि विनियोक्ता द्वारा जोखिम एवं आय का सतर्कता पूर्वक मूल्यांकन करना, संपूर्ण विनियोगों के सामूहिक महत्व पर विशेष ध्यान देना, और अधिक आय बनाम अधिक जोखिम, है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। किसी संस्था की वित्तीय क्रियाओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों के समूह को क्या कहा जाता है? वित्तीय सूचना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पोर्टफोलियो विश्लेषण, तो इसमें भी तीनों ही है। पोर्टफोलियो विश्लेषण विज्ञान और कला दोनों है। पोर्टफोलियो विश्लेषण जोखिम एवं प्रत्याय के आधार पर किया जाता है, और पोर्टफोलियो में निहित प्रतिभूतियों का विश्लेषण है। जो पोर्टफोलियो विश्लेषण है वो पोर्टफोलियो में निहित प्रतिभूतियों का विश्लेषण है। तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। लाभार्जन ना होने की स्थिति में कौन सी प्रतिभूति कंपनी की वित्तीय व्यवस्था पर भार बन जाती है? ऋण पत्र। पोर्टफोलियो में से सामान्यतः कंपनी का प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? पूर्वाधिकारी, अंशधारी। निम्नलिखित में से कौन ऋण पूंजी का उद्देश्य नहीं है? तो जो प्रबंध में भागीदार होता है। एक निवेशक ने टेल्को के अंशों में 5 लाख यानी क्रय मूल्य जो है वो 1250 अंकित मूल्य 1000 निवेश किए। कंपनी ने 8% लाभांश दिया, तो अर्जन प्रतिशत क्षमता क्या होगी? तो अर्जन प्रतिशत जो होगी वो होगी 6.4%। कंपनी द्वारा अपने लाभों में से अंशधारियों को किया गया भुगतान कहलाता है, तो उसे हम लाभांश कहते हैं। मुंबई स्कंद विनिमय में कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया ने समुचित रूप से कब कार्य करना शुरू किया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई स्टॉक विनिमय ने कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया वो शुरू की 1994 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेट रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होता? तो बेस रेट जो होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं होता। प्रत्येक दलाल को डैश के पास अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, तो सेबी के पास, है ना। CDSL का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है सेंट्रल डिपॉजिट सेविंग लिमिटेड। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट सेविंग लिमिटेड। स्कंद बाजार को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्कंद बाजार को एक्चुअली स्टॉक मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, द्वितीयक बाजार। तो समता बाजार भी नहीं कहते, स्वतंत्र बाजार भी नहीं कहते, और खुला बाजार भी नहीं कहते। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। अंश के पुस्तक मूल्य में वृद्धि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही है कि फर्म की मौलिक संपत्तियों में वृद्धि। NSC के क्रय के लिए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो NSC के क्रय के लिए निवेश को हम अवित्तीय निवेश कहते हैं। म्यूचुअल फंड संगठन के घटक हैं, तो उसे हम कहते हैं कस्टोडियन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रेड इशू के सशक्त आधार को प्रकट करता है? तो उसे हम ग्रेड जो है 5 बोलते हैं। पोर्टफोलियो प्रत्याय विचरण,
ठीक है, तो सी सही है कि निहित प्रतिभूतियों की संभावित जोखिम से भिन्न होता है। पोर्टफोलियो से अनुमानित प्रत्याय, देखिए इसमें जो फार्मूला नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ना, तो ये फार्मूला जो है बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये सही है। ठीक है, मध्यस्थता मूल्य सिद्धांत जिसे हम एपीटी कहते हैं, प्रतिभूतियों या पोर्टफोलियो को चिन्हित करता है। जैसे अल्प मूल्य, एक समय अवधि के अंतर्गत पोर्टफोलियो की निगरानी करना तथा पुनः शेष निकालने पर निम्नलिखित सभी लागत पड़ती है। तो सिवाय, तो ऑप्शन सी सही है कि एक पोर्टफोलियो को रखना जो कि पर्याप्त रूप से विस्तारित नहीं है। पोर्टफोलियो प्रबंध के क्षेत्र में सम्मिलित है, तो देखिए तीनों सम्मिलित होते हैं, विनियोग नीति की रचना, रणनीति का क्रियान्वयन और विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं को। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। पोर्टफोलियो मॉडल का सबसे पहले विकास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्टफोलियो मॉडल का सबसे पहले विकास किया था एच.एम. मार्कोविज ने ना, फुल नेम ध्यान रखना, मार्कोविज लगभग सभी को याद रहता है, तो एच.एम. मार्कोविज है ना पूरा नाम है। पोर्टफोलियो प्रबंधन की मुख्य विशेषता है कि, तो तीनों ही हैं कि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विनियोग कार्यक्रम बनाया जाता है, यह प्रबंध की एक विधि है, और सी कि इसका संबंध विनियोग से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो प्रबंध क्षेत्र के अंतर्गत, तो पोर्टफोलियो प्रबंध का जो क्षेत्र है उसमें भी ये तीनों आते हैं, पोर्टफोलियो विश्लेषण भी, पोर्टफोलियो निर्माण भी और पोर्टफोलियो समीक्षा भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। पोर्टफोलियो विश्लेषण के स्वभाव में सम्मिलित है, तो उसमें भी तीनों सम्मिलित हैं, ये जोखिम एवं सह विचरण, भिन्न व्यवहार और अनुकूलतम समूहन। तो सही आंसर है ये सभी। यदि निवेशक पोर्टफोलियो में कोष मूल्य के 25% अंश तथा 75% बैंक के स्थायी जमा पत्र हैं, तो वह एक है, तो वो होगा एक जोखिम सतर्क निवेशक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंश के पुस्तक मूल्य में वृद्धि से प्रकट होता है, तो वो ऑप्शन डी सही है कि संचय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था विश्लेषण में सम्मिलित है, तो तीनों ऑप्शन सम्मिलित हैं, राजनैतिक स्थायित्व, विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी विनिमय जोखिम। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। भावी हानि अथवा क्षति का अपूर्व दृष्ट अवसर अनिश्चितता है, यह कथन किसका है? तो यह हैम्पटन जॉन जे का। जोखिम भावी हानि का अवसर है जिसका पूर्व ज्ञान हो सकता है, तो ये भी कहा था हैम्पटन जॉन जे ने। समता अंश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सत्य है। डिवेंचर यानी कि ऋणपत्र शब्द का डैश भाषा के डिनेयर शब्द से बना है, तो ये है लैटिन भाषा के। ठीक है, जो ऋणपत्र है वो लैटिन भाषा के डेनियर शब्द से बना है। प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रबंध में विशेषज्ञ फर्मों को मर्चेंट बैंकर कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए कि एक पूर्वाधिकारी स्टॉक का वार्षिक लाभांश 3 है और अपेक्षित प्रत्याय जो है वो 15% है, इसका मूल्य आज क्या है? तो वो होगा 20%। अव्यवस्थित जोखिम का उदाहरण कौन सा है? तो व्यवसायिक जोखिम, प्रबंधकीय जोखिम, वित्तीय जोखिम, है ना, तो ये सभी इसके जो है एग्जाम्पल हैं। स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य को 2 वर्ष तक सुरक्षित रखने वाली पुस्तकें कौन सी हैं? तो तीनों ही हैं, सदस्यों के सौदा पुस्तक जितने भी हैं और आपके ग्राहक की लिखित सहमति का रिकॉर्ड और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की प्रतिलिपि। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। MCX संबंधित है, तो ये जो MCX है ये कमोडिटी एक्सचेंज से संबंधित होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। MCX जो है वो कमोडिटी एक्सचेंज से संबंधित होता है। सेंसेक्स की गणना किस विधि से की जाती है? बाजार पूंजीकरण से। निम्नलिखित में से किसे व्युत्पत्तियों, इंग्लिश में डेरिवेटिव्स कहते हैं,
के स्वरूप में सम्मिलित किया जाता है? तो विकल्प और भावी अनुबंध और अदल बदल, है ना, तो ये सभी होते हैं। ISI से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनमें से कौन सी प्रतिभूति को मिल्ट एब्ड प्रतिभूति भी कहा जाता है? तो जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है इनको कहा जाता है। इनमें से कौन सा निवेश विश्लेषण को नियंत्रित करने का दृष्टिकोण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। निम्न में से कौन रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मौद्रिक नीति का अधिकार है? तो वो होता है CRR, है ना, कैश रिजर्व रेशियो। प्रविवरण निर्गमन के लाभों में सम्मिलित नहीं है, तो वो है आपका कम मूल्य। प्रतिभूति समूह प्रबंधन क्रियाओं में सम्मिलित है, तो संपत्तियों की पहचान, प्रतिभूति चयन और संपत्तियों के भागों का निश्चय करना, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विविधीकरण कम करता है, तो अद्वितीय जोखिम कम करता है। तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो रहतिया होता है, आपका स्टॉक होता है, वो जो है लिक्विड एसेट्स में नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समता अंश किसकी श्रेणी में आते हैं? तो प्राथमिक प्रतिभूतियों में भी आते हैं, द्वितीयक प्रतिभूतियों में भी आते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। मर्चेंट बैंकर सार्वजनिक निर्गमन में भूमिका अदा करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, अग्रणी प्रबंधक की, ठीक है। बीटा प्रतिनिधित्व करता है, तो व्यवस्थित जोखिम का करता है। बंद पत्र का मूल्य निर्भर करता है, तो कूपन दर पर, परिपक्वता तक आय प्राप्ति पर और परिपक्वता तक प्रत्याशित आय प्राप्ति पर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन सी सही है कि बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना। तो व्यूअर्स, ये पार्ट नंबर आपका 3 था। इससे आगे के जो लगभग 120-25 क्वेश्चन अभी रह रहे हैं, तो ये मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, नहीं तो वीडियो जो है एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये जो हमारी NTA नेट वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी है ये, तो उसका नाम है क्वेश्चन बैंक, है ना, आपके मिसलिनियस जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन कॉमर्स, है ना, इस नाम से है, मिसलिनियस MCQs फॉर NTA नेट TGT PGT, तो उसमें भी है, और MCOM की सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक में भी है, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस वीक में MCOM के जितने भी पेपर हैं वो सब खत्म करने की कोशिश करूँगा। 2 पेपर और रह गए हैं, 4 पेपर रह गए हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के हिंदी इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर मुझे कुछ अवेलेबल हुए हैं, मैं वो भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा व्यूअर्स। थैंक यू।